के हालात पे जाएंगे। जहां मुल्क को सियासत में चैलेंजेस हैं, वहीं सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई है कि इस टाइम पर जहां मुल्क के अंदर सियासी इंतशार है, दहशतगर्दी इस मौके को भांपते हुए देखते हुए दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भी वाज़ेह रहे कि एक जगह दहशतगर्दी वो है जो ऑन ग्राउंड की जाती है, दूसरी दहशतगर्दी वो है जो कि उस दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए या फिर स्टेट को किसी तरीके से मलाइन करने के लिए की जा रही हो, यानी एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो, जिसको इन अदर वर्ड्स फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता रहा है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन इसके फेवर में अब एक आर्गुमेंट, एक सबूत आ गया बल्कि। और वो सबूत क्या है कि आपको पता है पिछले दिनों इस्लामाबाद के अंदर ही एक धरना हो रहा था और वो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से था। अब असूली तौर पर मिसिंग पर्सन अगर कोई वाकई में जेन्युइनली मिसिंग है तो उसके साथ सारी कौम खड़ी होगी, लेकिन कुछ हकीकतें जब आश्कार होती हैं तो फिर सारी लिस्ट मशकूक हो जाती है। वो अफसोस की बात है, इसलिए अफसोस की बात है क्योंकि बाकी जो अगर कोई जेन्युइन केस है तो उसको कम से कम इस तरह से खराब नहीं होना चाहिए। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला हुआ, दहशतगर्दों की इस हमले में जवाबी कार्रवाई हुई। जवाबी कार्रवाई के अंदर जो दहशतगर्द मारे गए उनके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिनकी फैमिलीज उनको मिसिंग पर्सन करार देती थी, जो इस्लामाबाद धरने के अंदर जिनका नाम लिया जाता रहा, जिनकी तस्वीर दिखाई जाती रही। एक तो जिसकी लाश की हवालगी हो रही थी तो उस टाइम पर करीम जान की बहन ने एतराफ किया कि करीम जान दहशतगर्द BLA तंजीम की मजीद ब्रिगेड का कारकुन था और वो बलोच यकजहती काउंसिल की तरफ से जो है वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। यानी वो दहशतगर्द जो कि पहाड़ों में चले गए, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की अवाम और दूसरे सूबों के अवाम जो कि बलूचिस्तान जाते हैं उन पे अटैक करते हैं, बलोचों पे अटैक करते हैं, बलोच के बच्चों को जो है वो उन पे अटैक करते हैं, उनको भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में डाल दिया गया। बड़े अफसोस की बात है। वैसे ये इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं जो कि माहिर दिफाई उमूर है। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तो पहले बताइएगा कि अब तो पहले तो ये कहा जाता था ना कि मिसिंग पर्सन की फहरिस्त है, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें, क्या सच है क्या सच नहीं है, और लोग कहते थे कि मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट को तो आप मन्नो-अन तस्लीम करें, इसके अंदर तो कोई शक व शुबा डालने वाली बात ही नहीं है। अब शक तो ऑटोमेटिकली पड़ गया, जहां करीम जान की फैमिली कह रही है कि हाँ वो एक दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा के साथ था, के साथ मंसूब था, और दूसरी तरफ जो है वो मिसिंग पर्सन्स लिस्ट के अंदर शामिल था। बहुत शुक्रिया अनिका, बहुत अहम मौजू को आपने चुनाव किया। देखिए, मैं मुख्तसर ये बताना चाहूँगा कि आपने जैसा शुरू में कहा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, तो दरअसल आप देखें तो इसकी 5 डायमेंशंस और जहतें हैं जिनका आपस में बड़ा गहरा रब्त है। जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाती हैं उनको जो सियासी और नफ्सियाती मदद प्रोवाइड की जाती है और जो कानूनी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वो बयानियाँ मुरतब करते हैं और अदालतों के जरिए से और आलमी तंजीमों के जरिए से जो प्रेशर डालने की रियासत पाकिस्तान पे कोशिश की जाती है, ये पूरा एक हमजहत हिकमत अमली का हिस्सा है। मैं क्विकली 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, इसमें पहला स्टेप जो होता है वो तलबा तंजीमों के जरिए से बड़े मासूमाना अंदाज में कुछ हमारे जो जोशीले जवान हैं उनको रिक्रूट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, और उन तलबा तंजीमों के जो कि एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर बिलीव करती हैं उनके जरिए से फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जहन साजी की जाती है और उनके दिल में और जहन में रियासत और हुकूमत और अफवाज के खिलाफ नफरत का जहर भरा जाता है और फिर ग्रेजुअली उनको दहशतगर्दी की तंजीमों में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब वो उन तंजीमों में शामिल हो जाते हैं तो वो घर बार छोड़ देते हैं। अब जब वो घर बार छोड़ के दहशतगर्द तंजीमों में चले जाते हैं तो उनके लवाकिन और जो हमदर्द हैं वो एक बयानिया गढ़ देते हैं कि जनाब ये मिसिंग पर्सन्स हैं। ये उसका और जो जेन्युइन केसेस होते होंगे वो भी खराब हो जाते हैं। जी बिल्कुल, और वो एक बयानिया बनना शुरू हो जाता है और वो बयानिया जो जब बनता है तो कुछ NGOs, इंटरनेशनल मीडिया और बाज दफा वो अदालत में भी चले जाते हैं, तो वहां पे ये केसेस सब जुडिस हो जाते हैं जिसका प्रेशर रियासती इदारों पे पड़ना शुरू हो जाता है। जब चौथी स्टेज में ये लोग डायरेक्टली अफवाज रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं जिस तरह अभी की गई, और फिर आपको पता चलता है कि ये लोग तो डायरेक्टली दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे, जबकि इनके पीछे जो पूरा एक फेक नैरेटिव बिल्ड किया गया था कि जनाब ये तो मासूम स्टूडेंट्स हैं, इनको गालिबन शायद किसी रियासी इदारे ने उठाया हुआ है, और अदालत में भी वो चले गए, NGOs भी उस पे मुजाहरा कर रही हैं, उनके कुछ हमदर्द और खैरख्वाह जो क्रिएट्स एन एंटायर एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली वो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्रिएट्स एन एंटायर एनवायरनमेंट।
یہ پورا جو ایک خبر اس کو مجموعی طور پہ سمجھنا اس حکمت عملی کو بہت ضروری اس لیے ہے، اور آپ کے ذریعے سے ناظرین کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عدلیہ ہو، ہماری ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، وہ اس کو ایک مجموعی اور حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھے، تاکہ پاکستان کی ریاست کے حوالے سے جو ایک مضمون سازش ہے اس کو بدنام کرنے کی اور اس کے اوپر پریشر ڈالنے کی، وہ بھی سامنے بھی آ سکے اور ناکام بھی بنائی جا سکے۔ رائٹ، ایک بات تو بڑی واضح ہے obviously کہ جو بھی چیز پرسیپشن ہوتی ہے اٹس ناٹ آلویز ریئل، بٹ تھینک یو ویری مچ سید محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ایک طرف ایک بیانیہ بنانا، دوسری طرف اس بیانیے کو ایک سرٹن طریقے سے پروپیگیٹ کرنا، اور تیسری طرف حقیقت سامنے آ جانا، یہ ایک ایسا سرکل ہے جو کہ اس وقت تو یہ اس جو ہمارے پاس خبر ہے اس سے کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ پاکستان کے بہت سارے مخالفین ہیں، اور ان بہت سارے مخالفین کو ہم صرف اور صرف معاشی ترقی سے مات دے سکتے ہیں اور یکجہتی سے مات دے سکتے ہیں۔ تو معاشی ترقی کی بات کر لیتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، معیشت کو آگے لے کر جا کر بلوچ قوم کو باقاعدہ